श्रुतिपेडिया में सभी का स्वागत है। आज 5 सितंबर 2025 है और हमेशा की तरह हम आज के द हिंदू अखबार का एक गहरा विश्लेषण करेंगे, खास तौर पर यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। हमारा मकसद यही है कि आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उनको विस्तार से समझें ताकि तैयारी में मदद मिले। और हाँ, याद दिला दूं कि इस पूरी चर्चा के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर मिल जाएंगे, तो उसे ज्वाइन करना न भूलें। तो आज अखबार में कई ज़रूरी मुद्दे हैं। जीएसटी में बड़े बदलावों की बात हो रही है, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। फिर मणिपुर में एक नया शांति समझौता हुआ है। हिमालय के पर्यावरण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और भारत चीन सीमा विवाद का जो ऐतिहासिक संदर्भ है, उस पर भी एक अच्छा लेख है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के फैसलों की। इन्हें एक नए युग की शुरुआत कहा जा रहा है। क्या है ये जीएसटी 2.0? बिल्कुल, जीएसटी 2.0 ये नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये भारत के जो अप्रत्यक्ष कर का ढांचा है, उसमें वाकई एक बड़ा फेरबदल है। सबसे अहम चीज है जीएसटी की दरों का सरलीकरण। मतलब पहले जो थी ना 5%, 12%, 18%, 28%, बहुत सारी दरें थीं। अब उनकी जगह मोटे तौर पर दो मुख्य दरें होंगी। एक 5% की मेरिट दर और दूसरी 18% की स्टैंडर्ड दर। हाँ, कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो गैर जरूरी या हानिकारक मानी जाती हैं, उन पर एक 40% की डीमेरिट दर भी होगी। सिर्फ दो मुख्य दरें, ये तो सुनने में काफी सरल लग रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इसे विकास और समर्थन का डबल डोज कहा है। लेकिन क्या इसका असर हर सेक्टर पर एक जैसा पड़ेगा? अखबार में देख रही थी कि प्रतिक्रियाएं थोड़ी मिलीजुली सी हैं। हाँ, बिल्कुल मिली-जुली हैं। प्रतिक्रियाएं काफ़ी अलग-अलग हैं। जैसे ऑटो सेक्टर है, फार्मा है, कंज्यूमर अप्लायंसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब तो खुश हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम हुआ है। एक उदाहरण लें तो 14 लाख तक की जो कारें हैं, उन पर टैक्स शायद 13% तक कम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एयरलाइंस हैं, वो गैर इकोनॉमी सीटों पर जीएसटी बढ़ने से थोड़ी चिंतित हैं। और खाद्य तेल उत्पादक हैं, उनकी एक पुरानी समस्या थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब कच्चे माल पर टैक्स ज़्यादा, तैयार माल पर कम। वो मसला अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। हालांकि उर्वरक और मानव निर्मित टेक्सटाइल में इसे ठीक कर दिया गया है। अच्छा, और छोटे उद्योगों का क्या? एमएसएमईज पर इसका क्या असर पड़ेगा? सुनने में आया कि जॉब वर्क पर, मतलब लेबर चार्जेस पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। ये तो उनकी लागत बढ़ा देगा, है ना? निश्चित रूप से ये एमएसएमईज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। कोयम्बटूर तिरुपुर के जो उद्यमी संघ हैं, उनका तो कहना है कि वो तो इसे घटाकर 5% करने की मांग कर रहे थे और ये बढ़ा दिया गया। इससे उनकी जो वर्किंग कैपिटल है, लिक्विडिटी, उस पर असर पड़ेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी मतलब तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। मानव निर्मित फाइबर पर दर कम हुई है, उससे कुछ राहत है। लेकिन जो 2500 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले गारमेंट्स हैं, उन पर 18% ड्यूटी लगने से निराशा भी है, क्योंकि इसमें ऊनी कपड़े, शादी के जोड़े, हैंडलूम्स, ये सब आ जाते हैं। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो टैक्स कटौती से क्या लगता है, त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ेगी या फिर जैसा अखबार में डीलरों की चिंता बताई गई है कि लोग शायद नई दरें लागू होने का इंतजार करें? देखिए, ऑटो सेक्टर में उम्मीद तो बहुत है। एंट्री लेवल और मिड सेगमेंट कारों पर 13% तक और महंगी कारों पर भी 8-10% तक टैक्स कम हो सकता है। वजह यह है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस हटा दिया गया है। तो डीलर्स को उम्मीद है कि 22 सितंबर से जब नई दरें लागू होंगी तो बिक्री बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये चिंता भी है कि ग्राहक तब तक खरीदारी शायद टाल दें। और एक और बात है, जो पहले से स्टॉक खरीदा हुआ है, उस पर लगे सेस का क्या होगा, इस पर भी स्पष्टता चाहिए। हेल्थकेयर सेक्टर के लिए भी एक बड़ी खबर है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। इसका क्या महत्व है? ये सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा कदम है। बीमा सस्ता होगा तो जाहिर है उसकी पहुंच बढ़ेगी। खासकर वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वाले परिवारों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। दवाओं पर, चिकित्सा उपकरणों पर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर भी जीएसटी घटाया गया है। किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, उर्वरक, इन जरूरी चीजों पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है। और सीमेंट को भी 28% से 18% पर लाया गया है। इससे हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। ये सारे बदलाव अगर हम यूपीएससी के नजरिए से देखें तो सीधे सीधे जीएस पेपर 3 यानी इंडियन इकोनॉमी के टैक्सेशन और जीएसटी वाले टॉपिक से जुड़ते हैं।
अलग अलग सेक्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, खपत पर क्या असर होगा, और खासकर ये जो कॉम्पेंसेशन सेस हटा है, इससे जुड़े संघीय मुद्दे, ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अक्सर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में जीएसटी के सिद्धांत, उसके प्रभाव, चुनौतियां, इन पर सवाल आते रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये भी याद रखना होगा कि जीएसटी काउंसिल एक संघीय संस्था है। राज्यों ने मांग की थी कि कॉम्पनसेशन सेस जारी रखा जाए, लेकिन उसे माना नहीं गया। अब रेट कट से राज्यों के राजस्व पर क्या असर पड़ेगा और वो इसकी भरपाई कैसे करेंगे, ये देखना होगा। क्या उन्हें अपने स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे या फिर 16वें वित्त आयोग से ज़्यादा उम्मीद रखनी होगी। एक और महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार है जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी जीएसटैट, जो इस साल के अंत तक चालू हो जाएगा। इससे टैक्स विवादों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। उद्योग जगत ने, जैसे सीआईआई वगैरह ने, इन सुधारों का स्वागत किया है। विपक्ष का क्या कहना है? कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? वो तो शुरू से ही जीएसटी के डिजाइन पर सवाल उठाते रहे हैं। हाँ, कांग्रेस ने रेट कटौती का स्वागत तो किया है, लेकिन इसे 8 साल की देरी से उठाया गया कदम कहा है। उनका कहना है कि ये जीएसटी 1.5 है, असली जीएसटी 2.0 अभी बाकी है। उनकी मुख्य चिंता राज्यों के राजस्व को लेकर ही है। वे मांग कर रहे हैं कि 2024-25 को आधार वर्ष मानकर अगले 5 साल तक राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई की जाए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसने जीएसटी का विरोध किया था। खैर, ये राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मुख्य मुद्दा राज्यों की वित्तीय स्थिति का है। अर्थव्यवस्था में इन बड़े बदलावों के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में भी एक अहम घटनाक्रम देखने को मिला है। खासकर मणिपुर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुकी-ज़ो उग्रवादी समूहों के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे से ठीक पहले हुआ एक महत्वपूर्ण विकास है। ये मूल रूप से तो पहले से चल रहे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी एसओओ समझौते का ही नवीनीकरण है। लेकिन इस बार इसमें नए नियम और शर्तें जोड़ी गई हैं जो काफी सख्त हैं। अच्छा, क्या हैं ये नई शर्तें? क्या लगता है इनसे जमीनी हालात सुधरेंगे? नई शर्तों में कई बातें। पहली तो ये कि सुरक्षा बल सभी कैडरों का सत्यापन करेंगे और अगर कोई विदेशी नागरिक पाया जाता है तो उसे समूह से हटाकर डिपोर्ट किया जाएगा। ये एक अहम कदम है क्योंकि घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं। दूसरी बात, समझौते में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने की बात साफ तौर पर कही गई है। तीसरी, उग्रवादी समूहों के जो कैंप थे उनकी संख्या 14 से घटाकर 12 कर दी गई है। मतलब केएनओ और यूपीएफ के लिए 6-6। और इन कैंपों को आबादी वाले इलाकों से, नेशनल हाईवे से और संघर्ष वाले क्षेत्रों से दूर रखना होगा, यहां तक कि म्यांमार सीमा से भी एक उचित दूरी पर। ये शर्तें कागज पर तो सख्त लग रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन करवाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर वो विदेशी नागरिकों की पहचान और वापसी वाली बात। और कैडरों के लिए क्या नियम है? चुनौतियां तो रहेंगी, बिल्कुल, खासकर पहचान और सत्यापन में। लेकिन नियमों को कड़ा किया गया है। सभी कैडरों की पूरी लिस्ट बनेगी, नाम, जन्मतिथि, फोटो के साथ। उन्हें मणिपुर पुलिस फोटो आईडी कार्ड देगी। स्टाइपेंड जो था वो मई 2023 से बंद था। अब वो सिर्फ आधार लिंक्ड बैंक खातों से उन्हीं सदस्यों को मिलेगा जो कैंप में निरीक्षण के समय मौजूद होंगे। इससे वो घोस्ट कैडर्स वाली समस्या शायद कम हो। साथ ही ये समूह किसी दूसरे सशस्त्र गुट से संबंध नहीं रखेंगे, नई भर्ती नहीं करेंगे और सुरक्षा बलों या नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन क्या इस समझौते से कुकी-ज़ो समूहों की जो अलग प्रशासन या कुकी होमलैंड जैसी मांगे थीं, वो मुद्दा खत्म हो गया है? क्षेत्रीय अखंडता की बात तो है, पर क्या राजनीतिक समाधान की भी कोई गुंजाइश है? ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी केएनओ के प्रवक्ता का कहना है कि भले ही समझौते में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता का जिक्र है, लेकिन इसमें भारत के संविधान के तहत राजनीतिक समाधान खोजने की बात भी शामिल है, और ये बात 2008 के मूल समझौते में नहीं थी। उनका तर्क यह है कि संविधान देश की अखंडता की गारंटी देता है, किसी राज्य या जिले की सीमाओं की नहीं। तो वो इसे अपनी राजनीतिक मांगों पर बातचीत की गुंजाइश के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि एक सकारात्मक संकेत ये है कि कुकी-ज़ो काउंसिल ने नेशनल हाईवे 2 को खोलने पर सहमति जताई है। इससे घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये मुद्दा जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद, सीमा पार आतंकवाद, शांति प्रक्रियाएं, और जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी में भी संघीय ढांचा, अंतर्राज्य संबंध, जातीय संघर्ष। पूर्वोत्तर में शांति समझौतों का इतिहास, उनकी सफलता, असफलता, इस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं।
ये समझौता कितना टिकाऊ साबित होता है, ये देखना होगा। बिल्कुल। समझौतों पर हस्ताक्षर होना एक बात है और उनका ईमानदारी से पालन होना, स्थायी शांति स्थापित करना वो दूसरी बात है। इसमें सभी पक्षों की राजनीतिक इच्छा शक्ति और जमीनी हकीकत दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। विकास की बात चल रही है तो पर्यावरण पर इसके असर पर भी ध्यान देना जरूरी है, खासकर हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिमालयी राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई पर गंभीर चिंता जताई है। जी हाँ। ये चिंता उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो हाल में बाढ़ आई थी, उसके दौरान मीडिया में जो तस्वीरें दिखीं बहते हुए लकड़ी के लट्ठे, उनके संदर्भ में व्यक्त की गईं। चीफ जस्टिस BR गवई ने बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अगर ये चलता रहा तो हमारे पास जंगल बचेंगे ही नहीं। उन्होंने ये भी साफ किया कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण और जीवन की कीमत पर नहीं। इस पे सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई और क्या कोर्ट ने किसी खास प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो तुरंत पर्यावरण सचिव से बात करेंगे और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से भी संपर्क साधा जाएगा। याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ मनाली के बीच जो 14 सुरंगें बन रही हैं, उनका मुद्दा भी उठाया। कहा कि उनका डिजाइन बाढ़ के दौरान खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर कोर्ट ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को भी नोटिस जारी किया है। ये मामला सीधे तौर पर दिखाता है कि अनियंत्रित विकास और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी के कितने खतरे हैं। हाँ, और ये विषय UPSC GS पेपर 3 यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिमालय की जो नाजुक पारिस्थितिकी है, वनों की कटाई के प्रभाव, विकास बनाम पर्यावरण की बहस, आपदा प्रबंधन रणनीतियां, ये सब कोर टॉपिक्स हैं। इसमें न्यायपालिका की भूमिका भी अहम हो जाती है। पिछले कुछ सालों में UPSC ने पर्यावरण संरक्षण में न्यायिक सक्रियता पर सवाल पूछे भी हैं। सही कहा आपने। ये सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों और पर्यावरण कानूनों के कड़ाई से पालन की जरूरत को रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता अपनी जगह है और शायद इसी पृष्ठभूमि में सरकार पर्यावरण अनुपालन के लिए एक नई व्यवस्था ला रही है। एनवायरनमेंट ऑडिटर्स का एक स्वतंत्र वर्ग बनाने को मंजूरी दी गई है। ये क्या है? ये एक नई पहल है। इसके तहत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो निजी एजेंसियां होंगी, वो भी पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के लिए परियोजनाओं का निरीक्षण और सत्यापन कर सकेंगी। सरकार का तर्क ये है कि जो मौजूदा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं, SPCBs, मतलब वो सरकारी एजेंसियां जो राज्य स्तर पर प्रदूषण नियमों का पालन करवाती हैं, वो अक्सर कर्मचारियों और संसाधनों की कमी से जूझती हैं। तो ये निजी ऑडिटर्स इस कमी को पूरा करेंगे और प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएंगे, ऐसा सरकार का मानना है। तो क्या ये निजी ऑडिटर अब पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA स्टडीज वो भी कर सकेंगे? मतलब किसी प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, उसका अध्ययन? जी हाँ, ये जो मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियां होंगी, ये EIA स्टडीज भी कर सकती हैं। हालांकि इन स्टडीज का मूल्यांकन फिर सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां यानी एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज ही करेंगी। इन ऑडिट्स का इस्तेमाल ग्रीन क्रेडिट नियमों के तहत भी किया जा सकेगा, जहां कंपनियां वनीकरण या कचरा प्रबंधन जैसे कामों के लिए ट्रेडेबल क्रेडिट्स कमा सकती हैं। लेकिन क्या निजी एजेंसियों को ऑडिट का काम सौंपने से हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? मतलब जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है वही अगर ऑडिटर को पैसा दे रही हो तो क्या ऑडिट निष्पक्ष होगा? क्वालिटी कैसे सुनिश्चित होगी? ये एक बहुत वाजिब चिंता है और इस मॉडल की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि निगरानी और जवाबदेही का तंत्र कितना मजबूत बनाया जाता है। इसके फायदे हो सकते हैं, जैसे प्रक्रिया में तेजी आना, दक्षता बढ़ना, लेकिन निजीकरण से जुड़े जोखिम भी हैं, जैसे गुणवत्ता में गिरावट या साठगांठ की आशंका। ये कदम UPSC GS पेपर 3 एनवायरनमेंट में पर्यावरण शासन यानी एनवायरमेंटल गवर्नेंस और EIA प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियामक बदलाव है। देखना होगा कि ये सिस्टम जमीन पर कितना प्रभावी होता है। ये घरेलू मुद्दे अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के सामने बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां भी हैं। इनमें चीन के साथ सीमा विवाद सबसे प्रमुख है। अखबार में आज इस विवाद की ऐतिहासिक जड़ों पर एक काफी विस्तृत लेख है। हाँ, ये लेख इस बात पर जोर देता है कि ये सीमा विवाद मूल रूप से 2 साम्राज्यों की विरासत है, चीन का मांचू साम्राज्य और ब्रिटिश भारत। हिमालय का इलाका इतना दुर्गम है, आबादी कम है, तो इसका सटीक सीमांकन कभी स्पष्ट रूप से हुआ ही नहीं। आज़ादी के बाद भारत का मानना था कि ब्रिटिश नक्शों के आधार पर सीमा तय है और इस पर बातचीत की जरूरत नहीं है।
भले ही जमीन पर नियंत्रण उतना मजबूत ना रहा हो उस समय। और चीन का नजरिया क्या था, खासकर अक्साई चिन और पूर्वी सेक्टर को लेकर? चीन ने अक्साई चिन, जो एक वीरान और ऊंचा रेगिस्तानी पठार है, उस पर अपना दावा जताया और वहां से तिब्बत पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए शिनजियांग तक एक रणनीतिक हाईवे भी बना लिया। दूसरी तरफ भारत ने पूर्वी सेक्टर में तवांग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसका आधार था 1914 में ब्रिटेन और उस समय के स्वतंत्र तिब्बत के बीच हुआ शिमला समझौता और मैकमोहन रेखा। चीन ने शुरू से ही मैकमोहन रेखा को अवैध माना और कहा कि पूरी सीमा ही अपरिभाषित है। क्या इसे सुलझाने के लिए शुरुआती दौर में कोई ठोस प्रयास हुए? 1960 में चीनी प्रीमियर ज़ो एनलाई दिल्ली भी आए थे। हाँ, प्रयास हुए थे। 1959 में चीन ने एक प्रस्ताव रखा था, वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को मान्यता दी जाए और सेनाओं को 20 किलोमीटर पीछे हटाया जाए। 1960 में ज़ो एनलाई ने एक स्वैप डील का प्रस्ताव रखा, मतलब भारत पश्चिम में अक्साई चिन पर चीन की स्थिति मान ले और चीन पूर्व में अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन रेखा पर भारत के दावे को। लेकिन भारत ने इसे अपनी जमीन का सौदा मानते हुए अस्वीकार कर दिया। बाद में जब भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अक्साई चिन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश की तो तनाव बढ़ा और फिर 1962 का युद्ध हुआ। युद्ध के बाद स्थिति क्या बनी और बातचीत का सिलसिला कब दोबारा शुरू हुआ? युद्ध के बाद चीन पूर्व में तो मैकमोहन रेखा के उत्तर में लौट गया, लेकिन पश्चिम में लद्दाख में उसने युद्ध के दौरान कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों पर कब्जा किया था, उसे बनाए रखा। लगभग 1.5 दशक तक शांति रही। फिर 1975 में भारत ने चाइना स्टडी ग्रुप बनाया। इसने सैटेलाइट इमेजरी की मदद से सीमा का नक्शा तैयार किया और पेट्रोलिंग पॉइंट्स तय किए। 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बीजिंग गए। 1980 के दशक में चीन के नेता डेंग श्याओपिंग ने फिर से स्वैप डील का संकेत दिया, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने इसे फिर ठुकरा दिया। 1983 में चीन ने LAC प्लस का प्रस्ताव रखा, जिसमें 1965 में जीते गए क्षेत्र भी शामिल थे। जाहिर है भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। यानी सीमा वार्ता शुरू तो हुई पर कोई खास प्रगति नहीं हुई। फिर 1980 के दशक के मध्य में चीन का रुख और कड़ा क्यों हो गया, खासकर तवांग को लेकर? 1981 में सीमा वार्ता शुरू हुई, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। चीन चाहता था पैकेज डील, भारत चाहता था सेक्टर दर सेक्टर समाधान। 1985 तक आते आते चीन ने अपना रुख और कड़ा कर लिया। उसने पूर्वी सेक्टर में तवांग पर दावा करना शुरू कर दिया। तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है और दलाई लामा के उत्तराधिकार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। 1986 में वांगडुंग यानी नामकाचू घाटी में चीनी सैनिकों के घुस आने से एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन फॉल्कन चलाया और पूरी LAC पर अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाया। हालांकि जल्द ही तनाव कम करने पर सहमति बन गई, लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया कि भारतीय सेना अब 1962 वाली नहीं थी। और फिर 1988 में राजीव गांधी का चीन दौरा हुआ, जिसे एक बड़ा मोड़ माना जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, वो दौरा ऐतिहासिक था। उस समय चीन सोवियत संघ के साथ अपने तनाव और अफगानिस्तान संकट के कारण ये नहीं चाहता था कि भारत अमेरिका के ज्यादा करीब जाए। डेंग श्याओपिंग ने राजीव गांधी से कहा, अतीत के अप्रिय दौर को भूल जाएं। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि सीमा विवाद को किनारे रखकर अच्छे पड़ोसी संबंध बनाए जाएं। सीमा मुद्दे के समाधान के लिए आपसी समझ और आपसी समायोजन यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल अकोमोडेशन मूमा के सिद्धांत पर सहमति बनी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत ने सीमा समाधान के बिना भी संबंध सामान्य करने पर सहमति जताई। ये उसकी पहले की नीति से एक बड़ा बदलाव था। प्राथमिकता अब सीमा पर शांति बनाए रखने पर आ गई और इसके लिए एक संयुक्त कार्य समूह जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया। यह पूरा इतिहास UPSC GS पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड और GS पेपर 1 पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमा विवाद की जड़ें, अलग अलग प्रस्ताव, युद्ध, संकट और भारत की नीति में जो बदलाव आए हैं, उनको समझना आज के भारत-चीन संबंधों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। UPSC मेंस में अक्सर भारत-चीन संबंधों की जटिलताओं और सीमा विवाद के विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से ये इतिहास दिखाता है कि कैसे सीमा विवाद सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है,
बल्कि इसमें रणनीतिक सोच, राष्ट्रीय पहचान और आपसी विश्वास की कमी जैसे जटिल मुद्दे जुड़े हुए हैं जो आज भी रिश्तों पर हावी हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो पैसे लेकर प्रचार करते हैं, मतलब जैसे कमर्शियल स्पीच कहा जा रहा है, उसके लिए कुछ नियम कायदे, कुछ दिशा निर्देश बनाए जाएं। ये मामला तब उठा जब कुछ कॉमेडियंस पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी मतलब SMA नाम की बीमारी से पीड़ित लोगों पर कुछ भद्दी टिप्पणी करने का आरोप लगा था। हाँ, और इस पर काफी बहस छिड़ी हुई है, जैसा कि हमारे एक स्रोत पार्ले लेख में भी बताया गया है। पहला सवाल तो यही है कि क्या वाकई नए नियमों की जरूरत है भी? कुछ लोगों का तर्क है कि हमारे पास पहले से ही कानून है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, BNS और सूचना प्रौद्योगिकी IT एक्ट 2000, जिनके तहत नफरत फैलाने वाले या अपमानजनक कंटेंट पर कार्रवाई हो सकती है। IT एक्ट में तो ऑनलाइन कंटेंट हटाने का प्रावधान भी मौजूद है। लेकिन फिर ये कमर्शियल स्पीच वाला एंगल कहाँ से आया? और संविधान इस बारे में क्या कहता है? क्या ये अलग है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 19(1)A हमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) ये भी कहता है कि इस आजादी पर कुछ वाजिब रोक लगाई जा सकती हैं, जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के आधार पर। अब बहस इस बात पर है कि क्या व्यक्तिगत गरिमा मतलब इंडिविजुअल डिग्निटी के नाम पर भी रोक लगाई जा सकती है? कुछ लोग इसे एक फिसलन भरी ढलान यानी स्लिपरी स्लोप कह रहे हैं। फिसलन भरी ढलान मतलब? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये डर कि अगर आज गरिमा के नाम पर किसी एक बात पर रोक लगी तो कल को किसी और बात पर, परसों किसी और पर, और धीरे धीरे बोलने की आजादी सिकुड़ती चली जाएगी। क्योंकि गरिमा की कोई एकदम साफ कानूनी परिभाषा तो है नहीं, तो इसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा रहता है। एक और चिंता है चिलिंग इफेक्ट की। चिलिंग इफेक्ट? ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब नियम कानून बहुत सख्त या कह लीजिए अस्पष्ट होते हैं, तो लोग, खासकर कॉमेडियन, व्यंग्यकार या कलाकार, वो खुद ही सेंसरशिप करने लगते हैं। वो डर के मारे कुछ कहने से बचते हैं कि कहीं उन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में, इमरान प्रतापगढ़ी केस था शायद, कहा था कि जो भाषण हमें नापसंद हो वो भी अनुच्छेद 19(1)A के तहत सुरक्षित है। अच्छा। और एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ इसलिए कि कोई कुछ कहकर पैसे कमा रहा है, मतलब कमर्शियल स्पीच है, तो क्या उसकी अभिव्यक्ति की आजादी कम हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है, सकल पेपर्स केस था 1962 का, कि कमर्शियल स्पीच भी अभिव्यक्ति की आजादी का ही हिस्सा है। तो अगर सरकार नए नियम बनाती भी है तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा? मतलब क्या सेफगार्ड्स होने चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी है कि नियमों में संतुलन हो, अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान होना चाहिए, नियम साफ हो, उनका गलत इस्तेमाल ना हो पाए। इसके लिए एक मजबूत समीक्षा प्रक्रिया, एक रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए। और नियम बनाने से पहले सभी पक्षों से, खासकर कंटेंट क्रिएटर से सलाह मशवरा, मतलब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जरूर होना चाहिए। और हाँ, जो मौजूदा IT एक्ट की धारा 69A के तहत कंटेंट हटाने की प्रक्रिया है, उसमें पारदर्शिता की कमी की शिकायत रही है, उसे भी दूर करने की जरूरत है। सही। UPSC के लिए ये टॉपिक कई एंगल से महत्वपूर्ण है। GS पेपर 2 में राजनीति, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 उचित प्रतिबंध वगैरह, और शासन यानी रेगुलेशन, IT एक्ट सेंसरशिप। GS पेपर 4 में नैतिकता, जैसे मीडिया एथिक्स, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी, और समसामयिक मामले तो हैं ही। डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की आज़ादी और उस पर ज़रूरी नियंत्रण के बीच सही संतुलन कैसे बने, ये एक बड़ा सवाल है आज के समय में। ठीक है, अब भारत की अपनी अंदरूनी तस्वीर पर आते हैं, खासकर जनसंख्या के बदलते आंकड़ों पर। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS 2023 की ताज़ा रिपोर्ट आई है और इसके आंकड़े कुछ दिलचस्प रुझान दिखा रहे हैं। भारत की अशोधित जन्म दर मतलब क्रूड बर्थ रेट CBR, यानी एक साल में प्रति 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कम हुई है। 2022 में ये 19.1 थी, जो 2023 में घटकर 18.4 हो गई है। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR में गिरावट। TFR का मतलब होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। ये दर 2021 और 2022 में 2.0 पर अटकी हुई थी, लेकिन 2023 में ये गिरकर 1.9 पर आ गई है। और ये पहली बार है जब TFR 2 साल में गिरा है। और ये 1.9 का आंकड़ा क्यों खास है? इसका क्या मतलब है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये 2.1 के
प्रतिस्थापन स्तर यानी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। प्रतिस्थापन स्तर वो दर होती है जिस पर एक पीढ़ी कह लीजिए खुद को पूरी तरह से बदल देती है, मतलब जनसंख्या स्थिर रहती है। 2.1 से नीचे जाने का मतलब है कि औसतन महिलाएं इतने कम बच्चे पैदा कर रही हैं कि लंबी अवधि में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट सकती है। अच्छा, क्या ये गिरावट पूरे देश में एक जैसी है या राज्यों में फर्क है? नहीं, इसमें राज्यों में काफी अंतर है। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो ऐसे हैं जहां TFR पहले ही 2.1 से नीचे जा चुका है। सबसे ज्यादा TFR अभी भी बिहार 2.8, उत्तर प्रदेश 2.6, मध्य प्रदेश 2.4, राजस्थान 2.3 और छत्तीसगढ़ 2.2 में है। दूसरी तरफ दिल्ली में तो 1.2 है, पश्चिम बंगाल 1.3, तमिलनाडु 1.3 और महाराष्ट्र 1.4 में TFR बहुत कम है। और इस बदलाव का एक और नतीजा ये है कि देश में बुजुर्गों की आबादी, मतलब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, वो बढ़ रहे हैं। अब वो कुल जनसंख्या का 9.7% हो गए हैं और केरल में तो ये आंकड़ा 15% तक पहुंच गया है। वाकई ये आंकड़े तो सोचने पर मजबूर करते हैं। यूपीएससी के लिहाज से इनका क्या महत्व है? ये सीधा GS पेपर 1 भारतीय समाज के तहत जनसंख्या और संबंधित मुद्दे से जुड़ता है। कम TFR और बढ़ती बुजुर्ग आबादी का मतलब है कि भारत का जो जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का दौर है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हम एक एजिंग सोसाइटी, मतलब बूढ़े होते समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर, पेंशन योजनाओं पर, सामाजिक सुरक्षा और हाँ, काम करने वाली आबादी यानी वर्कफोर्स पर भी गहरे असर होंगे। हमें इन बदलावों के हिसाब से अपनी नीतियां एडजस्ट करनी होंगी। ये चुनौतियां भी लाएगा और कुछ नए अवसर भी। देश के अंदरूनी हालात समझने के बाद अब जरा बाहर नजर डालते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते कैसे आकार ले रहे हैं, इस पर बात करते हैं। हाल ही में भारत और सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और लॉरेंस वोंग की नई दिल्ली में मुलाकात हुई। ऐसा लगता है दोनों देशों के बीच दोस्ती और गहरी हो रही है। इनमें एक बड़ा समझौता है भारत से सिंगापुर को ग्रीन एनर्जी, मतलब हरित ऊर्जा का निर्यात करना, जिसके लिए खास बंदरगाह बनाए जाएंगे। इसके अलावा सहयोग के कई नए क्षेत्र भी पहचाने गए हैं, जैसे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग यानी पर्यावरण के अनुकूल जहाजरानी, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और शहरों में पानी का मैनेजमेंट, अर्बन वाटर मैनेजमेंट। और रक्षा और समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर क्या कुछ खास हुआ? हाँ, रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर जोर है, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमेशन और बिना ड्राइवर वाले जहाज़ों, मतलब अनमैन्ड वेसल्स पर। समुद्री सुरक्षा के लिहाज से देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर सुरक्षा बढ़ाना और पनडुब्बी बचाव, सबमरीन रेस्क्यू में सहयोग करना, ये अहम मुद्दे रहे हैं। एक और दिलचस्प बात हुई, सिंगापुर ने मलक्का स्ट्रेट्स पेट्रोल MSP में भारत की दिलचस्पी का स्वागत किया है। ये मलक्का स्ट्रेट्स पेट्रोल MSP क्या है और भारत इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा है? देखिए, मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बहुत ज्यादा व्यापार होता है। MSP एक तरह का साझा समुद्री गश्ती या निगरानी का इंतजाम है, जिसमें अभी मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर शामिल हैं। ये मिलकर समुद्री डकैती और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकते हैं। भारत का अंडमान सागर इस रास्ते के बहुत करीब है, इसलिए भारत की इसमें रणनीतिक रुचि है, जाहिर है। भारत अब MSP के मौजूदा सदस्यों के साथ मिलकर काम करने पर बातचीत कर रहा है। अच्छा, UPSC के लिए ये टॉपिक GS पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत आता है। द्विपक्षीय संबंध, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हिंद प्रशांत रणनीति, समुद्री सुरक्षा, ये सब। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है और मलक्का स्ट्रेट का रणनीतिक महत्व इसे और भी अहम बना देता है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं, वैश्विक व्यापार और राजनीति का एक उलझा हुआ मुद्दा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाए थे, खासकर भारत पर, उसका मामला अभी भी एक तरह से चल रहा है। हमारे पास इस पर दो तरह की जानकारी है। एक तो उनकी पूरी रणनीति का एक विश्लेषण है और दूसरा हाल ही में उनके प्रशासन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में इन टैरिफ्स को लेकर क्या दलील दी है। हाँ, पहले विश्लेषण की बात करते हैं, जो खुर्शीद देशपांडे के लेख पर आधारित लगता है। इसके मुताबिक ट्रंप के टैरिफ लगाने के पीछे कई मकसद थे।
एक तो घरेलू राजनीति, अमेरिका में जो लोग वैश्वीकरण से नाराज थे उन्हें खुश करना, जिसे हम लोक लुभावनवाद या पॉपुलिज्म कहते हैं। दूसरा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाना, भले ही इसका बोझ अमेरिकी लोगों या कंपनियों पर ही क्यों ना पड़े। तीसरा और शायद सबसे अहम, चीन को रोकना, जिस पर अमेरिका में दोनों बड़ी पार्टियां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन लगभग एकमत हैं। इस विश्लेषण में ये भी कहा गया है कि इसमें अमेरिका का दोहरा रवैया, मतलब हिपोक्रेसी भी दिखती है। खुद संरक्षणवाद अपनाना, लेकिन भारत जैसे देशों पर बाजार खोलने का दबाव डालना। और भारत पर इन टैरिफ्स का क्या असर हुआ था, और इस विश्लेषण में भारत के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? असर तो पड़ा था, खासकर भारत के कपड़ा उद्योग, हीरे जवाहरात, ऑटो पार्ट्स और मेटल जैसे सेक्टर्स पर। भारत अमेरिका रिश्तों में भी तनाव आया था। विश्लेषण ये भी कहता है कि इस दबाव के चलते भारत को शायद चीन के साथ कुछ नरमी बरतनी पड़ी, ताकि दो तरफ से मुश्किलें ना बढ़ें। सुझावों में कहा गया है कि भारत को अमेरिका के साथ अपने हितों का दोबारा आकलन करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अमेरिका का ज्यादा खुलकर सामना करना चाहिए। अपनी विदेश नीति को सिर्फ नेताओं के आपसी रिश्तों पर नहीं, बल्कि ठोस राष्ट्रीय हितों पर आधारित करना चाहिए। दुनिया में मल्टीपोलैरिटी, मतलब बहुध्रुविता, यानी कई शक्ति केंद्रों का समर्थन करना चाहिए। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए एक नई आर्थिक डील की वकालत करनी चाहिए। और सबसे जरूरी, भारत को अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पिछड़ापन, बेरोजगारी, रिसर्च और डेवलपमेंट में कमी। ये तो काफी गहरी बातें हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट वाला ताजा मामला क्या है, उन्होंने क्या दलील दी? हाँ, हाल ही में पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि भारत पर जो कुल 50% टैरिफ लगाए गए थे, जिसमें 25% सामान्य टैरिफ और 25% भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क शामिल था, उसका मुख्य कारण भारत का रूसी ऊर्जा खरीदना था। प्रशासन ने कहा कि ये कदम यूक्रेन युद्ध के चलते घोषित राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने और शांति कायम करने की कोशिश का हिस्सा था। ये टैरिफ एक खास कानून, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, मतलब IEAPA के तहत लगाए गए थे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले एक अमेरिकी अपीली अदालत इन टैरिफ को गैर कानूनी ठहरा चुकी थी, लेकिन प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत मिल गई थी। ये तो काफी पेचीदा मामला लग रहा है। यूपीएससी की नजर से कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। ये GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत अमेरिका रिश्ते, अमेरिकी विदेश नीति, व्यापार युद्ध, संरक्षणवाद, बहुध्रुवीयता और GS पेपर 3 वैश्विक अर्थव्यवस्था, WTO के मुद्दे, टैरिफ का असर, दोनों के लिए अहम है। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं जैसे रूस यूक्रेन युद्ध और आर्थिक नीतियां जैसे टैरिफ आपस में बुरी तरह उलझी हुई हैं। ये भारत के सामने गंभीर रणनीतिक चुनौतियां पेश करता है कि कैसे बदलते वैश्विक समीकरणों, खासकर अमेरिका जैसे बड़े भागीदार की अप्रत्याशित नीतियों के बीच अपने हितों को साधा जाए। तो आज हमने हिमालय के जंगलों की सेहत से लेकर डिजिटल स्पेस के नियमों तक, भारत की घटती जन दर की चिंता से लेकर सिंगापुर के साथ मजबूत होते रिश्तों तक और अमेरिका के साथ व्यापारिक खींचतान की जटिलताओं तक कई अहम मुद्दों पर गहराई से बात की। बिल्कुल, हर मुद्दा अपने आप में महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी नजर आता है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे देशों के अंदरूनी दबाव, जैसे लोक लुभावनवाद जो टैरिफ को हवा देता है, और बाहरी वैश्विक चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन जो जंगलों पर असर डालता है, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। ऐसे में भारत जैसे देश अपनी नीतियां बनाते समय कैसे संतुलन साध सकते हैं? कैसे वो फौरी राष्ट्रीय जरूरतों और लंबे समय की वैश्विक स्थिरता और सहयोग के बीच तालमेल बिठा सकते हैं, खासकर ऐसे दौर में जब पुराने अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे लगातार कमजोर होते दिख रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो आज हमने विस्तार से समझा कि कैसे GST 2.0 अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, मणिपुर में शांति बहाली के लिए क्या नए प्रयास हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हिमालयी पर्यावरण को लेकर क्यों चिंतित है और भारत चीन सीमा विवाद की ऐतिहासिक जड़ें कितनी गहरी हैं।
साथ ही हमने पर्यावरण अनुपालन के लिए निजी ऑडिटर्स की नई व्यवस्था और अमेरिका भारत व्यापार संबंधों पर भी नजर डाली। बिल्कुल। आज की चर्चा ये साफ तौर पे दिखाती है कि आर्थिक नीतियां हों, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हों, पर्यावरण संरक्षण हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब कितने गहरे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो पर्यावरण ऑडिटर से जुड़ा है। क्या ये निजी पर्यावरण ऑडिटर्स वास्तव में पर्यावरण अनुपालन को बेहतर बना पाएंगे, या फिर यह निगरानी के मौजूदा ढांचे में एक नई चुनौती पेश करेगा जहां हितों के टकराव की संभावना बनी रहेगी? ये सोचने वाली बात है। इस पूरी चर्चा के विस्तृत नोट्स, जैसा मैंने पहले बताया, पीडीएफ में प्राप्त करने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। और अगर आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए यह गहन विश्लेषण उपयोगी लगा तो श्रुतिपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप रोज़ाना ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रहें। जय हिंद।